नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति पर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा कोरोना वायरस को समझना कि कोरोना वायरस क्या है, किस प्रकार से विकसित हुआ, कहां पर पाया गया, पूरे विश्व में इसके क्या आर्थिक, सामाजिक और वैयक्तिक प्रभाव हैं तथा इन प्रभावों से हम किस प्रकार से निपट सकते हैं। ये हम 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कोरोना वायरस को समझना। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इस वायरस का नाम नोवल कोरोना वायरस यानी नया कोरोना वायरस है। ये नया है क्योंकि अभी तक पाए जाने वाले कोरोना वायरस परिवार में ये पहला सदस्य अब जुड़ रहा है जो कि इतना भयंकर है। इससे पहले के सभी कोरोना वायरस जो थे वो केवल खांसी और जुखाम जैसे लक्षण देते थे। हालांकि लक्षण इसके भी खांसी और जुखाम जैसे हैं, जो कि श्वसन तंत्र में व्याधि उत्पन्न करता है। हमारे सांस लेने का जो तंत्र है उसमें व्याधि उत्पन्न कर निमोनिया जैसे लक्षण देता है, जिसमें मुख्य रूप से पानी भर जाता है फेफड़ों में और ठीक से वायु खींची नहीं जाती है। इसका नाम वुहान वायरस भी तथा SARS-CoV-2 वायरस भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जिस स्थान पर ये सबसे पहले पाया गया उसके नाम पर यह नामकरण है वुहान, तथा SARS-CoV वो नामकरण है जो कि WHO द्वारा इसको दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये सबसे पहले पाया कहाँ गया है। भारत के उत्तर में ये जो है ये चीन है। चीन देश जिसके प्रांत में ये सबसे पहले पाया गया वो प्रांत था हुबेई प्रांत। हुबेई प्रांत की राजधानी है वुहान। वुहान में सबसे पहले पाया गया, इसलिए इसका नाम रखा जाना चाहिए था वुहान वायरस, क्योंकि अभी तक पाए गए सभी वायरसों में प्रत्येक वायरस का नाम उसके पाए जाने वाले स्थान के नाम पर रखा जाता है। परंतु चीन ने कोशिश की कि उसके किसी भी प्रांत से इसका नाम ना जुड़ पाए, इसलिए WHO ने इसका नाम वुहान वायरस देने की बजाय SARS-CoV-2 वायरस दिया है। ये मुख्य रूप से एक पशु जनित रोग विकसित करता है जिसको हम कहते हैं कोविड, और क्योंकि ये 19वें साल में 2019 में पाया गया तो इसलिए इसको कोविड-19 कहा जाता है। ये वुहान के वेट मार्केट से विकसित हुआ ऐसा माना जाता है। वेट मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर पशु पक्षी जो कि जंगली होते हैं उनको काट करके उसमें व्यापार किया जाता है, उनमें उनका खरीदा बेचा किया जाता है। यहाँ पर बहुत खून निकलता है, इसलिए हमेशा सड़कों को धोने के लिए पानी बहता रहता है, इसलिए इसे वेट मार्केट कहते हैं। ये माना जाता है कि ये चमगादड़ों से मानवों में फैला है। शायद चमगादड़ों से पहले पेंगोलिन में फैला और वहाँ से ये मानवों में फैला है। एक बार हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये हमारे भारत से इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए ये है हमारा प्यारा भारत, और यदि हम यहाँ से उत्तर की ओर चलें चीन में, तो चीन के शैंडोंग प्रोविंस, ये चीन का शैंडोंग प्रोविंस है। चीन के शैंडोंग प्रोविंस से उत्तर पूर्व की अगर और हम चलते हैं तो ये रहा वुहान, ये है वुहान, और ये हुबेई प्रांत की राजधानी है। ये माना जाता है कि सबसे पहले ये वायरस वुहान में ही डिस्कवर हुआ है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं। जब ये वायरस कहीं पर विकसित होता है किसी व्यक्ति के शरीर में, तो सबसे पहले उसे बुखार आता है, उसके सिर में दर्द रहता है, नाक का बहना और जुकाम होना इसके अन्य कारण हैं। किन कारणों से विकसित होता है? क्योंकि सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती है, इसके श्वसन तंत्र में खांसी और गले में खराश विकसित होती है, क्योंकि ये यहाँ पर लगातार अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और सीने में जकड़न हो जाती है क्योंकि ये निमोनिया के लक्षण यहाँ विकसित हो जाते हैं, और फेफड़ों में पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि फेफड़ों के द्वारा श्वास से जो पानी निकाला जाता है, जो जलवाष्प निकाले जाते हैं, वो फेफड़े उसको नहीं निकाल पाते, इसलिए यहाँ पर पानी लगातार भरना शुरू हो जाता है। आइए इसके एक बार देख लें सिम्टम्स क्या हैं। जैसे अभी हमने देखा ड्राई कफ, हाई फीवर और गले में खराश होना। ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि फेफड़े पूरी तरीके से अपने आप को सिकोड़ और फैला नहीं पाते, इसलिए वो प्रॉपरली सांस को अंदर खींच नहीं पाते, इसलिए हमें ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होती है। फेफड़ों में पानी भर जाने की वजह से फेफड़े बहुत भारी महसूस होते हैं और उनके अंदर हवा भरने के लिए जगह कम रह जाती है, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है। बहुत छोटी सी सांस ली जा सकती है जिससे मन मचलता रहता है।
पूरी बॉडी में एक घबराहट रहती है। अब ये फैलता कैसे, आइए एक बार देख लेते हैं। ये हवा से फैलता है। हवा में यदि प्रभावित व्यक्ति या रोगी खांस देता है, छींक देता है, थूक देता है, तो उसके अंदर का कोरोना वायरस बाहर निकल आता है। पर्सनल कांटेक्ट से यदि रोगी किसी व्यक्ति को छू ले तो उसके द्वारा भी ये वायरस दूसरे की बॉडी में चला जाता है। यदि ऐसी कोई वस्तु हो जिसको रोगी ने छुआ है तो उस पर भी ये वायरस निवास करता है और लंबे समय तक उसके ऊपर ज़िंदा रहता है। इसके अलावा यदि रोगी किसी प्रकार की मास गैदरिंग में प्रेजेंट हो जहाँ बहुत सारे लोग हों तो वो इनमें से किसी भी विधि द्वारा इसको फैला देता है। इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रोगी लगातार तथा स्वस्थ व्यक्ति भी अपने हाथों के कांटेक्ट में आने वाली सभी चीज़ों में इसको पास करने से बचने के लिए, जी हाँ, इसको पास करने से बचने के लिए यदि वो लगातार हाथों को धोते रहेंगे तो ये नहीं फैलेगा। इसके साथ साथ यदि हम मास्क पहनेंगे तो भी ये नहीं फैलेगा, क्योंकि हमारे आइज़, नोज़ और माउथ में ये एंटर नहीं कर पाएगा। अगर हम सिक पीपल जो इससे प्रभावित हैं उनके कांटेक्ट में नहीं रहेंगे तो किसी भी प्रकार से ये हमारे अंदर नहीं जाएगा। कफ, स्नीजिंग और कोल्ड, ये अगर हम हमेशा अपने नोज़ और माउथ को कवर करेंगे तो ये कांटेक्ट नहीं पास ऑन हो पाएगा। अब ये देखना ज़रूरी है कि इसके सामान्य लक्षण क्या हैं। इसका सामान्य लक्षण है बुखार आना, क्योंकि हमारी वाइट ब्लड सेल टेम्परेचर बढ़ा के, आप सभी जानते हैं कि इससे फाइट करने की कोशिश करती हैं, इससे लड़ने की कोशिश करती हैं, इसकी वजह से बुखार आता है। सूखी खांसी भी इसमें होती है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ जाने पर लंग्स इसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से खांसी होती है। ये अंदर मल्टीप्लाई कर लेता है और हमारी मांसपेशियों को ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिस कारण से बॉडी में थकान भी रहती है। असामान्य लक्षण यानी कुछ ऐसे लक्षण जो कि इसकी स्थिति बढ़ने पर डेवलप होते हैं, वो है पहला, सर में दर्द होना, नाक बंद रहना, गले में खराश हो जाती है और थूक के साथ खांसी भी आती है, क्योंकि बार बार शरीर इसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। सांसों में कमी हो जाती है, मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से फेफड़ों में पानी भरने के कारण बहुत छोटी सांस ले पाते हैं और उस सांस में कमी होने की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से मांसपेशियों में दर्द भी होता है और बॉडी को अपने आप को गर्म रखना मुश्किल हो जाता है, तो ठंड लगती है, उल्टी आती है तथा इसमें दस्त होना भी सामान्य बात हो जाती है। गंभीर स्थिति में कुछ और भी लक्षण दिखाई देते हैं। वो लक्षण क्या है? बुखार का तेज़ हो जाना, सांसों के साथ में खून भी आ सकता है और वाइट ब्लड सेल्स की बहुत कमी हो जाती है, यानी एक तरीके से हमारी बॉडी वाइट ब्लड सेल नहीं बना पाती इनके अगेंस्ट में, और किडनी पर भी इसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है। प्रोटेक्टिव मेजर्स हम इसके साथ में क्या ले सकते हैं? लगातार हाथों को धोते रहिए, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, जिससे आप रोगी के कांटेक्ट में ना आ जाएं। अपने ईयर, नोज़ और माउथ को बार बार टच ना करें, जिससे कि ये इन्फेक्शन इन तीनों ओपनिंग्स से, क्योंकि ये ओपन एरियाज़ हैं, इससे हमारी बॉडी में एंटर ना हो जाए और आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये रोक ना दे। आमतौर पे हमने देखा है जब भी कोई व्यक्ति खांसता है या थूकता है, देखिए इस व्यक्ति के खांसने और थूकने की वजह से हवा के अंदर ये कोरोना वायरस आ जाता है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति सांस लेता है उसके आइज़, नोज़ या माउथ से ये एंटर कर जाता है। अब क्या ऐसे रोगियों को जिसमें एक बार इसका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए, क्या सभी को हॉस्पिटल में एडमिशन करवाने की आवश्यकता होती है? जी नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि केवल ऐसे रोगियों को ही अस्पताल में भर्ती करवाने की आवश्यकता हो जो ये सभी कंडीशंस क्वालिफाई करते हो, यानी सफलतापूर्वक सपोर्टिंग केयर की उपलब्धता जिनके पास में नहीं है, क्योंकि इसमें सपोर्टिव नर्सिंग केयर की ज़रूरत होती है। बॉडी के प्रत्येक सिम्टम को कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ती है। जिनके पास घर पर ऐसी सुविधा नहीं है उनको एडमिट होने की आवश्यकता पड़ती है। एकांतवास यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दूसरे व्यक्तियों के अंदर इसको फैलाया जा सकता है रोगी के द्वारा, तो ऐसे रोगी को हॉस्पिटल में या किसी अलग क्वारंटाइन फैसिलिटी में रखना आवश्यक होता है। घर पर यदि आपके जो चिकित्सा सुविधाएं आपको मिल सकती हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी है तो भी आप होम क्वारंटाइन हो सकते हैं।
यानी घर पर ही रह करके इसका इलाज आपके लिए संभव हो पाएगा। सपोर्टिव केयर, अब ये देखना भी बड़ा आवश्यक है कि क्या इसका इलाज कोई संभव है। जी हाँ, इसको ध्यान से देखिए। देयर इज़ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंटीवायरल ड्रग, किसी भी तरह की एंटीवायरल ड्रग इस कोविड-19 के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने बताया था ये एक नोवल वायरस है, यानी अभी अभी नया विकसित हुआ है। तो इसमें केवल सपोर्टिव केयर दी जाती है, जिस सपोर्टिव केयर में जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं केवल उन्हें ही मैनेज और मेंटेन किया जाता है। तो इस प्रकार से इसका अभी तक कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। आई होप दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो से बहुत कुछ समझ में आया होगा नोवल कोरोना वायरस के बारे में। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसका वर्ल्ड इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ा है और उस प्रभाव को हम किस प्रकार से अपने पर्सनल लाइफ में और अपने देश के लिए उसको नलीफाई कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उससे उबर सकते हैं और हम अपने देश के विकास में और हम खुद के अपने विकास में क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।